गाइस आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1। अध्याय 1 का नाम दिया गया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में हम पहले युगलिक विभाजन का हम सबसे पहले युगलिक विभाजन पढ़ेंगे। युगलिक विभाजन परिमेय का पढ़ेंगे। उसके बाद हम उससे युगलिक विभाजन से एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड विधि के बाद हम पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम के बाद हम परमेय संख्या अपरमेय संख्या उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम शांत अशांत दशमलव प्रसार ये सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं युगलिक विभाजन प्रमेय। जो हमारी युगलिक विभाजन प्रमेय होती है वो क्या होती है? यूक्लिड विभाजन का युगलिक विभाजन प्रेमिका। युगलिक विभाजन प्रेमिका होती है वो हमारी होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये होती है हमारी युगलिक विभाजन प्रेमिका। ये होती है हमारी युगलिक विभाजन प्रेमिका। इस प्रेमिका में हमारे जो ये ए है इसको हम मानते हैं भाज्य। इसको क्या कहते हैं? भाज्य। ए को हम क्या कहते हैं? भाज्य। बी को हम कहते हैं भाजक। बी को कहते हैं भाजक। क्यू होता है, क्यू हमारा होता है भागफल। आर होता है, आर को हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। ये इस प्रकार होते हैं चारों। इसमें युगलिक विभाजन प्रेमिका में हमारी एक शर्त और होती है, वो ये होती है कि आर का मान है वो किसके बी से, यहाँ पर लिख लेते हैं हम नोट। इसमें हो जाता है आर का मान है। इसमें हमारी जो शर्त होती है एक, वो शर्त ये होती है आर 0 ग्रेटर देन इक्वल आर लेस देन बी। ये हमारी एक शर्त होती है। इस शर्त का मतलब होता है कि आर का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से सदैव छोटा होता है। इसमें हमारी ये शर्त है कि जो ये आर है, आर का मान है वो हमारा बी से 0 से तो बड़ा या इसके इक्वल तो हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा सदैव क्या होता है? छोटा होता है। ये हमारी युगलिक विभाजन की प्रेमिका है। उसमें हमारे आर हैं, आर का मान है वो हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, यानी भाजक है। भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होना चाहिए। आर का मान हमेशा क्या है? हमारा बी से छोटा, यानी शेषफल है वो हमेशा क्या होना चाहिए? हमारा भाजक से छोटा होना चाहिए। ये हम भाग में भी जानते हैं कि भाग में भी हमारा जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होता है। इस प्रकार होता है। और इसमें एक और नोट होता है, वो हमारा होता है इसका दूसरा नोट होता है, वो ये होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जब तक हम
यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम जब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है उसमें हमारा जो भाजक संख्या होती है, जैसे हमारे एक चरण करते हैं, एक चरण में जैसे यहाँ पर भाज्य है उसका भागफल भाजक को गुणा करके शेषफल जोड़ते हैं, तब उसका जो शेषफल होता है वो तो उसका भाजक हो जाता है और जो भाजक संख्या होती है वो इसका क्या हो जाती है, भाज्य हो जाती है। जब तक होती है जब तक शेषफल कितना नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में भाजक भाज्य में तथा शेषफल भाजक में परिवर्तित हो सकते हैं जब तक शेषफल शून्य, जब तक शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, जब तक शेषफल क्या प्राप्त ना हो, शून्य प्राप्त ना हो। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन में होता है हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका होता है। ये यूक्लिड विभाजन का है, ये किसके लिए काम आता है हमारा, एचसीएफ निकालने में, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने में हम इस प्रमेय का यूज करते हैं, जो ये सूत्र होता है और इसकी ये दो शर्त होती हैं कि आर का मान है वो सदैव 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन बी से सदैव छोटा होना चाहिए, और इसका भाजक है वो भाज्य में तथा शेषफल है वो भाजक में परिवर्तित हो सकते हैं। जब तक से हो सकते हैं परिवर्तित, कब तक हो सकता है, जब तक उसका शेषफल कितना प्राप्त ना हो, शून्य प्राप्त ना हो। ये हमारी यूक्लिड विभाजन हो गई। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 से। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ याद करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ याद कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें क्या करना है, एचसीएफ याद करना है। तो हमारा हो जाता है, इसमें पहला टॉपिक है वो दिया गया है 135 और 225 यह दिया गया है। अब हमें यूक्लिड विभाजन से करना है, तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले तो करते हैं यूक्लिड विभाजन की प्रमेय लिखते हैं। प्रमेय हमारी क्या होती है, वो होती है A = BQ + R। यह होती है हमारी प्रमेय। ये प्रमेय होती है। इसमें A है वो हम किसको मानते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम A मानते हैं। A क्यों मानते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग नहीं जाता, जबकि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग चला जाता है। तब इसको भाज्य हमेशा बड़ी संख्या होती है, भाजक हमेशा छोटी संख्या होती है। तो हमारा इसमें भाज्य है वो क्या हो जाएगा, भाज्य है वो हो जाएगी भाज्य।
भाज्य क्या हो जाएगी 225 और भाजक क्या हो जाएगी 135। अब हम 225 में 135 का भाग देते हैं, 225 में 135 का भाग देते हैं। जब तक हमारा शून्य प्राप्त नहीं होगा तब तक हम इसको आगे करते रहेंगे, और जब अंतिम भाजक में शून्य प्राप्त हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हो जाएगा 135 और 135 270, इसका मतलब 200 ज़्यादा होता है 225 से, तो बाद होता है 1 135, पीछे बता है 0, 12 में 3 गए 9, 90, यानी चरण फर्स्ट। चरण यहाँ पर हम लिख लेते हैं चरण फर्स्ट में हमारा हो जाता है ए। अब हम इसको इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखते हैं, तो हमारा हो जाता है ए हमारा क्या है, भाज्य कितनी है 225 इजिकल टू बी क्या है भाजक कितना है 135, क्यू क्या होता है हमारा भागफल कितना है 1, तो हो जाता है गुणा 1, प्लस आर क्या होता है हमारा शेषफल होता है, तब यहाँ पर आर है शेषफल यहाँ पर कितना बचा है 90। ये हो जाता है हमारा चरण फर्स्ट। यहाँ से लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में हम लिखते हैं इसको चरण फर्स्ट को, तब हमारा ये हो जाता है। अब हम करते हैं चरण सेकंड। चरण सेकंड में हमारा हो जाता है, चरण सेकंड में हम जानते हैं कि जो पहले वाला भाजक होता है वो उसका भाज्य हो जाता है, तो 135 तो हमारा भाज्य हो जाएगी, और जो हमारा भाग शेषफल बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, शेषफल है वो क्या हो जाता है 90, यानी शेषफल होता है वो हमारा भाजक हो जाता है, तो हमारा हो जाता है शेषफल 90 बचा है, तब आ जाता है 90। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बताया था कि जो शेषफल होता है वो क्या हो जाता है भाजक हो जाता है, और जो भाजक होता है वो भाज्य में परिवर्तन हो सकता है कब तक, जब तक शेषफल कितना ना हो 0 प्राप्त ना हो। तो हम इसमें 90, अब 135 में 90 का भाग देते हैं, 90 180 ज़्यादा हो जाता है, तब यहाँ पर भागफल आ जाता है 1, पीछे बच जाता है 90, शेषफल बच जाता है 35, और 90 में से 10 5 का 5, 13 में से 4 गया, 13 में से 9 गया, पीछे बचता है 4, यानी पीछे बच जाता है 45। तो हम इस चरण सेकंड है, इस चरण से इस भाग को हम यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन के रूप में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में हम लिखते हैं, तो हो जाता है भाज्य। सबसे पहले क्या लिखते हैं ए क्या होता है हमारा भाज्य, तो भाज्य कितना है 135 बराबर, अब लिखते हैं बी क्या है हमारा भाजक कितना है 90, तब यहाँ पर आ जाता है 90 गुणा ए, क्यू क्या होता है हमारा भागफल कितना है 1, एक 135, बी हमारा होता है भाज्य, बी होता है भाजक कितना है 90, क्यू क्या होता है हमारा भागफल कितना है इसमें 1, तब आ जाता है 1 प्लस आर हमारा क्या होता है शेषफल कितना आ जाता है 45। यह हो जाता है हमारा चरण सेकंड। अब हम देखते हैं इसमें भी शेषफल 45 बचा है, यानी हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो हम इसको एक बार और करते हैं, तो तब देखते हैं हमारा 0 प्राप्त होता है या नहीं होता है। तब करते हैं चरण थर्ड हमारा होता है वो हो जाता है, अब हम देखते हैं जो हमारा भाजक होता है वो क्या हो जाता है भाज्य में परिवर्तन हो जाता है, और जो शेषफल होता है वो हो जाता है भाजक में परिवर्तन। ये हो जाता है, तब इसमें हम 90 में
जब तक होता है तब तक हमारा 0 प्राप्त ना हो। तब इसमें 90 में हम 45 का भाग देते हैं, तब 45 का 45 45 2 है 90, 40 40 80 और 10 90 होता है। तब आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 2, यहाँ पर आ जाता है 90 और यहाँ पर शेषफल कितना आ जाता है 0। शेषफल कितना आ जाता है 0 आ जाता है। तब हमारा हो जाता है, यहाँ पर लिखते हैं इस, अब हम इसको क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में, इस रूप में हम लिखते हैं। तो हमारा हो जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी क्या होती है, ए होता है हमारा भाज्य यहाँ पर कितना है 90 इजिकल टू बी क्या होता है भाजक यहाँ पर कितना है 45। क्यू क्या होता है हमारा भागफल कितना है 2 प्लस आर क्या होता है शेषफल को लिख लेते हैं हम, यहाँ पर 0 बचा है तब यहाँ पर लिख लेते हैं 0। अब हम देखते हैं, इसमें हमें एचसीएफ याद करना था, तो हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, यानी यूक्लिड विभाजन, ये भी हम एक नोट के तौर पर लिख लेते हैं। तो हमारा हो जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में अंतिम भाजक उस संख्याओं का एचसीएफ होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है जिसका अंतिम भाजक होता है वो उन दो जो भी हमारे ऊपर दी गई संख्या होगी उसका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो हमारा हो जाता है यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाता है अंतिम भाजक हमारा कितना होता है 45। तब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 45। हम इसको भाषा के तौर पे लिख लेते हैं 135 और 225 का एचसीएफ 45 है। इस प्रकार हम करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हमारा एचसीएफ है वो कितना आ जाता है 45। अंतिम भाजक संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, इस ऊपर दी गई संख्याएं होगी उसका क्या होगा एचसीएफ होगा। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है नियम होता है, या फिर उसकी एक नोट या फिर शर्त मान लो। शर्त होती है कि जो अंतिम भाजक होगा वो क्या होगा उसका एचसीएफ होगा। इसमें अंतिम भाजक कितना है 45, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाता है 45। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 में मैं दिया गया 196 और 38,000 196 और 38,220 38,220 ये हमारे को दी गई है। इसका सॉल्यूशन में हम पहले लिख लेते हैं प्रमेय क्या होती है हमारी A इजिकल टू BQ प्लस R, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है हमारी, वो होती है A बराबर BQ प्लस R। A होता है भाज्य, B होता है भाजक और Q होता है हमारा भागफल, R होता है हमारा शेषफल। तो हम इसमें सबसे पहले लिखते हैं भाज्य, यहाँ पर लिख लेते हैं A भाज्य हमारा कितना होता है 138
220, 38,220। भाज्य हमारी हमेशा बड़ी संख्या होती है, वो हम भाज्य मानते हैं क्योंकि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग नहीं जा सकता है, तो आ जाता है भाजक। भाजक कितना आ जाता है हमारा 196। कितना आ जाता है 196। अब हम यूक्लिड विभाजन से पहले यहाँ पर एक रफली भाग देकर देख लेते हैं कि इसमें कितने का 196 का 38,220 में 196 का कितनी बार भाग जाएगा, तो हमारा हो जाता है 196 भाग 38,220। देखते हैं 382 में हम 196 का भाग देते हैं, 196 को 2 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या उतना हो जाता है 196 गुणा 2, तो हो जाता है 6 2 12, 1 18 और 1 19, 1 392। यानी ये तो अधिक हो जाता है 392, तो हम यहाँ पर हो जाता है एक बार भाग देता है, एक बार भाग जाता है तो हमारा कितना बच जाता है 196। इधर देखते हैं 192 यानी 10 का अंतर है, 196 से 10 घटा लें या फिर 12 में से गया 6, पीछे बचता है 7, 17 में से 9 गया 8, 2 में से गया 1 यानी 186 शेष बच जाता है। 186 यहाँ पर लिख देता है 2, 186 यानी 1862 हम देखते हैं इसमें किस में आता है 9, यहाँ से हम करते हैं 8 से, तब हमारा आ जाएगा 8 और 7 15, यानी 1500 के आसपास आएगा। अगर हम इसको 9 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 9 और 8 तो हमारा ये हो जाएगा जैसे 81 का 8 हासिल आ जाएगी, तब 8 और 9 सीधा 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 और 8 17, यानी 1700 के आसपास आएंगे। तो हम कर लेते हैं 196 गुणा 9, 196 गुणा 9, 9 संग 54, 5 81 और 5 86, तब आ जाता है 8, 9 और 8 17, यानी 1764 और 18 बार करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1960, यानी 1960 अधिक होता है तो हमारा हो जाता है 9 बार। 9 बार में कितना आता है 1764। पीछे कितना बच जाता है 12, तो 12 में से 4 गया 8, 15 में से गया तब बच जाता है 9, 7 में से 7 0, तब हमारा 0 हो जाता है। अब हम आगे उतार लेते हैं 0। अब हम देखते हैं 980 कहाँ पर आता है 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, तब आ जाता है 4, 5 और 4 9, यानी 9 हमारा 5 और अगर इसको गुणा करेंगे तो हमारी फर्स्ट संख्या तो 900 में आ जाएगी। अब आएगा कितना, वो 900 कितना भी आए जो भी आए एक बार हम करके देख लेते हैं। 196 गुणा 5 तो आ जाता है 9 पंजे 30, 3 45 और 3 48, 4 5 और 4 9, कितना हो जाता है 9, यानी 980 आ जाते हैं कितनी बार में 5 बार में। 5 बार में यहाँ कर लेते हैं 5 बार, यहाँ पर आ जाता है 980, तो हमारा शेषफल कितना आता है 0, यानी ये भाग है वो हमारे एक ही चरण में संपूर्ण हो जाता है, एक ही चरण में संपूर्ण हो जाता है। तब हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखते हैं तो हमारा हो जाता है ए हमारा होता है भाज्य हमारा कितना है यहाँ पर 38,220, तब हो जाता है हमारा चरण फर्स्ट, इसको दे देते हैं चरण फर्स्ट हमारा हो जाता है 38,000, यूक्लिड विभाजन कितना हो जाता है 38,220 भाज्य इजिकल टू भाजक हमारा कितना है 196, कितना है 196 गुणा भागफल हमारा कितना आ जाता है 195, कितना आ जाता है 195, भागफल आ जाता है 195 प्लस आर होता है शेषफल हमारा आ जाता है 0, यानी यूक्लिड विभाजन में हम देखते हैं कि जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हम इसको क्या करते हैं शेषफल को
शेषफल को हम भाजक में चेंज करते हैं और भाजक को हम भाज्य में चेंज करते हैं, तब जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तब हम उसको क्या कर लेते हैं, जो हमारा भाजक प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, इस यूक्लिड विभाजन का एचसीएफ प्राप्त होगा। एचसीएफ प्राप्त होगा तब हमारा हो जाता है चरण फर्स्ट में हमें 196, यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है, तो हम देखते हैं 196 अतः 196 वे 38,220 का एचसीएफ 196 है। कितना है, 196 है। हमारा इसका एचसीएफ कितना हो जाता है प्राप्त, 196। यूक्लिड विभाजन से करते हैं तो हम इसका भाग देकर इसका देख लेते हैं, शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है। शेषफल हमारा एक बार में प्राप्त हो जाता है, तब जो अंतिम भाजक होता है वो हमारा क्या होता है, इसमें यूक्लिड विभाजन में एचसीएफ होता है। ये हमने यूक्लिड विभाजन की शर्त में बताया था कि जो अंतिम भाजक होगा वो क्या होगा, इसका एचसीएफ प्राप्त होता है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में हमें दिया गया है 867 और 255 ये दिया गया है। अब हम सबसे पहले करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखते हैं। प्रमेय हमारी क्या होती है, A = BQ + R, ये होती है हमारे प्रमेय। अब हम क्या है यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बड़ी संख्या है उसको हम क्या जानते हैं, भाज्य। बड़ी संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य। यहाँ पर भाज्य कितना हो जाता है हमारा 867, और भाजक हमारी जो छोटी संख्या बचती है छोटी संख्या को हम क्या कहते हैं, भाजक। भाजक हो जाता है 255। अब हमें इसमें यूक्लिड विभाजन के रूप में याद करना है, तो हम सबसे पहले इस 867 में 255 का भाग देते हैं। 867 भाग 255 में देते हैं, तब देखते हैं 4 बार, 4 2 8, 4 चौक 20 और 2 8, 8 और 2 ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम इसमें 3 बार भाग देते हैं। कितनी बार, 3 बार। 255 को हम 3 से गुणा करते हैं तो बताते हैं 15, 15 और 1 16, 1 6 और 1 7, 765। कितना हो जाता है 765। 3 बार, 3 बार में कितना हो जाता है 765। पीछे बचाता है 102। कितने बचाता है 102। 102 255 से छोटा है, इसका मतलब हमारा R है वो B से छोटा आ जाता है। तो हम सबसे पहले कहते हैं चरण फर्स्ट में करते हैं यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखने पर, यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखते हैं तब हो जाता है चरण फर्स्ट का हम यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखते हैं। तो हमारा सबसे पहले लिखते हैं भाज्य को। भाज्य कितने हैं 867, तो हो जाता है 867 = बी होता है हमारा भाजक। भाजक कितना है 255, तो बस होता है 255 गुणा क्यू का मान हमारे यहाँ पर कितना आ जाता है, भागफल कितना है हमारा 3, तो हो जाता है 3 प्लस R हमारा कितना हो जाता है 102। R हमारा हो जाता है 102। यहाँ पर हमें R है वो 0 के इक्वल प्राप्त नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, R ≠
0, तो हम इसका चरण सेकंड करते हैं। चरण सेकंड से पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन में जैसे ही हमारा एक बार करते हैं, एक बार शेषफल प्राप्त हो जाता है, उसके बाद जो शेषफल है वो तो हमारा हो जाता है भाजक, और जो भाजक होता है वो हमारा क्या हो जाता है, भाज्य में परिवर्तन हो जाता है। कब तक परिवर्तित होता है, जब तक हमारा क्या है, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो। तो हम देखते हैं 102 में अगर हम 255 और 102 का भाग देते हैं, 2 से गुणा करते हैं तो हमारा जाता है 200, 102 और 102 हो जाता है 204, यानी यहाँ पर आ जाता है 2, यहाँ पर आ जाता है 204, पीछे कितना बच जाता है 15, यानी 51 हमारा शेषफल बच जाता है। तो हम चरण सेकंड इसमें भी हम यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको भी हम चरण सेकंड को भी हम सेकंड भाग है, इसको भी हम यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ए हमारा क्या होता है, भाज्य कितना है यहाँ पर 255 इजिकल टू, अब हो जाता है भाजक यहाँ पर कितना है 102 गुणा क्यू हमारे क्या है यहाँ पर भागफल, वहाँ पर भागफल हमारा कितना प्राप्त होता है 2 प्लस आर होता है शेषफल, यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त होता है हमारे को 51, तब यहाँ पर लिख लेते हैं 51। यहाँ पर भी हम देखते हैं आर नॉट इक्वल है 0, आर नॉट इक्वल 0 है, तब हम इसका नेक्स्ट चरण करते हैं। तब नेक्स्ट चरण में हम देखते हैं कि इसका जो भाजक होता है वो तो हमारा भाज्य में परिवर्तन हो जाता है, और जो शेषफल होता है वो हमारा भाजक बन जाता है। कब तक बनता है, जब तक हमारा क्या होता है, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो। अब देखते हैं 51 में हम 102 में 51 का भाग देते हैं तो हमारा 2 बार करते हैं, तब आ जाता है 5 2 2 5 2 10, यानी 102 शेषफल आ जाता है 0, यानी 51 में 102 में 51 का भाग देते हैं तो हमारा भागफल आ जाता है 2 और शेषफल कितना बच जाता है 0। तो हम इसका चरण सेकंड है, चरण थर्ड करते हैं। अब कितना करते हैं, चरण थर्ड को हम यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखते हैं तो हमारा हो जाता है ए यहाँ पर देखते हैं भाज्य कितना है 102 इजिकल टू बी क्या होता है भाजक यहाँ पर कितना है 51 गुणा क्यू हमारा क्या होता है भागफल कितना है 2 प्लस आर हमारा क्या होता है 0, आर हमारा शेषफल यहाँ पर क्या है, कितना है 0। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या है आर है वो 0 के इक्वल प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब हमारा है वो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा 11। जो अंतिम भाजक होता है वो यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, एचसीएफ होता है। अंतिम भाज्य है वो हमारा यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हम देखते हैं अतः 867 वे 255 का एचसीएफ 51 है। कितना है, 51 है। अंतिम भाजक होता है वो हमारा यूक्लिड विभाजन में क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तब हमारा अंतिम भाजक यहाँ पर 51 प्राप्त होता है, तब हमारा इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 51 प्राप्त हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, के रूप में होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है, जहाँ Q क्या है हमारा पूर्णांक है। इसमें हमें यह बताना है कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे यानी जो विषम संख्या होगी वो क्या है, उसको हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। यानी हमें यह बताना है यूक्लिड के विभाजन से कि 6q प्लस 1 में होता है या फिर 6q प्लस 2 भी हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, यह बताना है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। एक बार हम धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं 7। क्या ले लेते हैं 7। अब हमारा यहाँ पर है 6, यहाँ पर कितना दिया गया है 6q प्लस 1, 6q, यहाँ 6 क्या है, इसको हम अगर यूक्लिड विभाजन की तुलना करते हैं तो हमारा यूक्लिड विभाजन होता है वो होता है a इजिकल टू BQ प्लस R, यह होता है। इसकी हम अगर इस यूक्लिड विभाजन से अगर तुलना करते हैं, ए तो हमारा भाज्य है, भाज्य तो हम ले लेते हैं 7। अब हमारा होता है बी यहाँ पर देखते हैं कितना है, यहाँ पर 6, यहाँ पर बी है। इन दोनों की अगर कंपेरिजन करें तो हमारा बी कितना आ जाता है 6, यानी भाजक है वो कितना आ जाता है 6। क्यू है, क्यू को हम यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, इसको हम क्यू ही मान लेते हैं एक बार। यहाँ पर कोई भी धन पूर्णांक यानी भागफल है वो कोई भी संख्या हो सकती है, उसका हम निश्चित नहीं करते हैं कि क्या संख्या होगी। लेकिन इसमें हम देखते हैं आर की और इस इक्वेशन के अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो हमारा r है वो कितना प्राप्त हो जाता है 1। यानी हमें ये देखना है कि कोई भी धन पूर्णांक है, कोई भी धन पूर्णांक विषम संख्या लेनी है, उसमें अगर हम 6 का भाग देते हैं तो हमारा शेषफल है वो 1 बचता है या नहीं बचता है। तो हम देखते हैं 7 में अगर 6 का भाग देते हैं तो हमारा कितना बचता है 6 कम 6 पीछे बच जाता है 1, यानी 7 एक धन पूर्णांक है, यह हमें पता है। इसमें अगर हम 6 का भाग देते हैं तो हमारा जो भागफल है वो कोई भी संख्या हो उससे हमें कोई रिलेशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है। क्यू हमारी कोई भी संख्या हो सकती है, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शेषफल है वो क्या है, हमारा 1 ही बचना चाहिए। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं 6q के बाद में यहाँ पर ले लेते हैं 9। क्या ले लेते हैं 9, क्योंकि 8 है, 8 एक समपूर्णांक है, जबकि 9 है वो एक विषम पूर्णांक है। 9 में अगर हम 6 का भाग देते हैं, अब हमें इस इक्वेशन की कंपेरिजन करनी है तो हमारा r कितना हो जाता है 3 हो जाता है, और b है वो हमारा क्या समान ही है 6। तो हम इसमें 9 में अगर 6 का भाग देता है तो हमारा कितना हो जाता है 1 6 6 पीछे बच जाता है 3। यानी इसमें भी अगर हम कंपेरिजन करते हैं, b हमारा कोई भी संख्या हो सकती, q है वो हमारी कोई भी संख्या हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भागफल है वो तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तब तक भागफल बढ़ता जाएगा। लेकिन शेषफल है वो हमारा है +3 बचेगा, या फिर +1 बचेगा, या फिर क्या बचेगा +5 ही बचेगा। संख्या कौन सी होनी चाहिए, हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक होनी चाहिए। अगर सम पूर्णांक लेंगे तो हमारा शेषफल है वो क्या बचेगा, सम में बचेगा। इसको हम हल करते हैं तो हो जाता है 2 so that, दर्शाइए, क्या दर्शाना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5। कब, जब क्या हो धन विषम पूर्णांक, धन विषम पूर्णांक।
तो हमें क्या दर्शाना है, ये होता है या नहीं होता है। क्यू है वो हमारी कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, क्यू का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी पूर्णांक हो, उस संख्याओं का कोई रिलेशन नहीं है। तो हम इसका सीधा सीधा हम करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम इसमें भाजक। भाजक कितना है, 6। तब आ जाता है भाजक हमारा 6 प्राप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं इजिकल टू 6, भाजक को हम लिखते हैं 20 से इजिकल टू 6। अब हम देखते हैं कि इसका आर है वो क्या होगा, संभावित आर, संभावित शेषफल, संभावित शेषफल, शेषफल, संभावित शेषफल हमारा कितना हो जाता है, इसको हम आर से रिजल्ट करते हैं, वो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। यानी यहाँ पर आर है वो 6 प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाजक है, आर हमेशा क्या होना चाहिए, आर हमेशा 20 से तो छोटा होना चाहिए और 0 के तो बराबर हो जा सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। ये हमारी स्थिति होती है, ये होती है, इस स्थिति के अनुसार करता है। तो हमारी जो संभावित स्थितियाँ हैं वो कितनी बन जाती है, 6 बन जाती हैं, 0 1 2 3 4। अब हम इसी समीकरण को हम इसको हम यूक्लिड विभाजन के प्रमेय के रूप में लिखते हैं। तब हमारा हो जाता है यूक्लिड विभाजन के रूप में, यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखते हैं। तो हमारा हो जाता है, सबसे पहले लेते हैं r बराबर 0, उसके बाद लेते हैं r बराबर 1, उसके बाद लेते हैं r बराबर 2, उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं r बराबर 0। r बराबर 0 लेना है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है वो हमारी होती है a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। इसमें हम लिखते हैं a को हम a लिख लेते हैं इजिकल टू b को हम भाजक है, भाजक हमें कितना मानना है 6, तो हो जाता है 6, q का q प्लस r का लिखना है 0, तब हो जाता है a इजिकल टू 6q। ये हो जाता है। अब हम करते हैं r बराबर 1, r बराबर हम 1 लेते हैं, तब इसको भी यूक्लिड विभाजन में लिखते हैं। तब आ जाता है a इजिकल टू b है, b हमारा 6, q का q प्लस r का मान कितना रखते हैं 1। फिर हम करते हैं r बराबर 2, r बराबर 2 लेते हैं। तो हमारा हो जाता है a को a लगाना है प्लस बराबर b का मान कितना रखना है 6, q का q प्लस r का मान क्या रखना है 2। उसके बाद करते हैं r बराबर 3 रखते हैं। तो हमारा a का a रखते हैं, b का मान हमें कितना रखना है 6, q का q प्लस r का मान कितना रखना है 3। उसके बाद हो जाता है r इजिकल टू 4 है। तब हमारा हो जाता है a का a इजिकल टू b का मान हमें कितना रखना है 6, q का q प्लस r का मान क्या रखना है 4। इसी प्रकार r बराबर कितना रखना है 5। तो हमारा हो जाता है a का a इजिकल टू b का मान कितना रखना है 6, तब हो जाता है 6, q का q प्लस r का मान आ जाता है 5, r का मान कितना आ जाता है 5। ये हो जाती है हमारी ये हमारे क्या हो जाता है 5 है, जो संभावित यूक्लिड विभाजन से बन जाते हैं हमारे 5 है, ये सूत्र बन जाते हैं। अब इसमें हमें ये हमारी 5 है वो संभावित स्थितियों से हमारी यूक्लिड विभाजन से ये 5 इक्वेशन बन जाती है। अब हमें इसमें दिया गया है कि क्या होना चाहिए,
धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। अब हमें इसमें देखना है कि जो जो सम पूर्णांक है उसको तो हम इसमें लिख नहीं सकते हैं, बाकी जो विषम पूर्णांक है उसी को हम यहाँ पर रखना है। तब हम देखते हैं इसमें सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक की अगर हमें जांच करनी हो तो जो भी हमारी समीकरण हो या इक्वेशन हो, समीकरण या संख्या हो, उसमें कितना 2 का भाग दे देना चाहिए। सम पूर्णांक की जाँच करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन या संख्या बट्टे 2, जो भी हमारी इक्वेशन हो या उसका संख्या हो उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं। तब हमारे को पता चल जाता है कि ये सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है। इसमें हम देखते हैं 6q, यहाँ पर है 6q, तब हो जाता है 6q। इसमें अगर हम 2 का भाग देते हैं तो हमारा 2 से तब आ जाता है 3, तो हमारा हो जाता है 3q, यानी 6q है, इसमें तो 2 का भाग देता है। इसका मतलब ये तो हमारी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक तो है नहीं। अब हम देते हैं 6q + 1 में, 6q + 1, इसमें अगर 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये है, ये हमारे क्या है, एक सम धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हम देते हैं 6q + 2 में 2 का भाग, 6q + 2 में यहाँ पर देखते हैं 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं 2 कॉमन, तब आ जाता है 3q + 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से इसमें भी हमारा 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। इसका मतलब ये भी हमारे क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। अब हम देखते हैं 6q + 3 में, 6q + 3 में, 6q + 3 में अगर 2 का भाग देते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या कुछ भी कॉमन नहीं आता है। अगर प्लस में तोड़ के लेते हैं तब भी हमारा 1/2 बच जाता है। इसका मतलब ये एक धनात्मक सम पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। इसके बाद करते हैं 6q + 4 में, तब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है 2, 3q + 2, क्या आ जाता है +2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब 6q + 4 में भी 2 का भाग है, वो संपूर्ण रूप से जाता है। इसका मतलब ये भी हमारी क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या नहीं है। उसके बाद हो जाता है 6q + r, 6q + 5, इसमें हम अगर देते हैं तब भी हमारा 2 कॉमन आकर आपस में कैंसिल रहता है, क्योंकि यहाँ पर 5/2 अगर अलग अलग टुकड़ों में तोड़े तब यहाँ तो 3q आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 5/2 आ जाता है। अब ये तो हमारा एक धनात्मक संपूर्ण विषम पूर्णांक है, वो संख्या हो जाती है। इसका मतलब है हम धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम यूक्लिड विभाजन से करते हैं। कोई भी संख्या हो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 6q + 1, यहाँ पर लिख लेते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखने का रूप, या फिर धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 6q + 1 6q + 3 वे 6q + 5। इस रूप में हम धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 6q + 1 6q + 3 वे 6q + 5 के रूप में। इसमें हम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या कोई सी भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए एक 91, 93 और 95 ये 3 संख्याओं से बता देता हूँ। 91 होता है, इसमें हम 6 का भाग देते हैं, यहाँ पर क्या रखना है, भाजक है वो कितना रखना है, 6। तो हमारा 91 में 6 का भाग देते हैं, 1 बार 6, 3, 1, 15 बार, 5 बार में 30, यानी यहाँ पर शेषफल कितना बचता है, 1। यानी धनात्मक अगर विषम पूर्णांक होगा तब उसका क्या बचेगा, उसमें भाजक है वो तो कोई भी संख्या हो, इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भाजक है वो हर बार जितनी जैसे ये शेषफल बढ़ेगा तो भाजक भी इसमें परिवर्तन जरूर होगा। अगर हम संख्या 1 तो 91 ले ली, जैसे यहाँ तो हमने 3 क्रमागत ले ली, अगर हम इसको क्रमागत नहीं लेकर ऐसे ले लेते हैं 91 1 ले लेते हैं 71,
तो इसमें तो अगर हम देखते हैं तो हमारा जो है वो शेषफल है वो उसमें अंतर जरूर आएगा, यानी भागफल है उसमें अंतर जरूर आएगा, लेकिन शेषफल है वो इन तीनों में से एक ही होगा, या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा या 5 बचेगा। इसका यहाँ पर अगर हमने क्रमागत लिए तब इसका भागफल समान आएगा, लेकिन शेषफल में अंतर आएगा। अगर क्रमागत नहीं लेते हैं तो हम एक बार यहाँ से 71 वाला करके देख लेते हैं। यहाँ पर 6 का भाग देते हैं, एक बार 6, पीछे 1 1 6, पीछे बचता है 5, यानी 71 होगा। तो हमारा शेषफल है यानी देखते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो हमारे उसका में अगर 6 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल है वो क्या है, शेषफल है वो हमारा क्या है, भागफल हमारा परिवर्तन जरूर आ सकता है, लेकिन शेषफल है वो हमेशा क्या होगा, या तो प्लस, या तो 5 बचेगा या 1 बचेगा या फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम 6q+1, 6q+3 व 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। ये तरीका है, ये हमने यूक्लिड विभाजन की प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखा था, तब हो जाता है यूक्लिड विभाजन के प्रमेय के रूप में लिखते हैं तो हमारी ये तीनों हैं ये विषम पूर्णांक होते हैं। ये +2 +0 और +4 है वो हमारी क्या होती है, सम पूर्णांक के लिए हमारी ये स्थिति होगी, जबकि विषम पूर्णांक के लिए ये 3 स्थितियां होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में दिया गया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च यहाँ पर महीने का नाम नहीं है, मार्च का मतलब है उसको जो 32 जो बैंड वाले हैं उनके पीछे उनको खड़ा करना है, यानी उनको जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड वाले होते हैं। वो हम देखते हैं जो हमारे जो आर्मी में जो लोग आर्मी को हैंडल करते हैं, जैसे उनके पास किसी के पास सुली होती है, किसी के पास वो तुर्री होती है, वैसे उनके पास अलग अलग है वो बजाने वाले सिस्टम होते हैं। उनको हम आर्मी बैंड कहते हैं। जो हमारे आर्मी को हैंडल करते हैं उन वाद्य यंत्रों से उसको हम आर्मी बैंड कहते हैं। अब उन आर्मी बैंड वालों के पीछे उन 32 को क्या, जैसे 32 आर्मी बैंड वाले हैं, सबसे पहले आगे 32 आर्मी बैंड वाले होंगे, उनके पीछे हैं मार्च करने का मतलब होगा यहाँ पर कि उनके पीछे हैं वो 616 सदस्य हैं आर्मी की, उनकी टुकड़ी को हमें बनाना है। जैसे 32 को हमने 32 को यहाँ पर 8 लाइन बनाई और 4 टुकड़ियों में 8 यहाँ से 8 हमने स्तंभ बनाए और 8 स्तंभ बनाए और यहाँ से जो है 8 स्तंभ और यहाँ से देखते हैं कि ऐसे हमने 4 है वो बनाते हैं तो हमारी 32 टोटल हो जाते हैं। उनके पीछे हमें कितना लगाना है, 616 आर्मी वाले को लगाना है। दोनों समूह को समान वाले संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी उनकी जो स्तंभ होंगे, जैसे यहाँ पर आर्मी बैंड वाले हैं तो उनकी भी संख्या क्या हो, समान, और आर्मी टुकड़ी वाले हैं उनकी भी संख्या कितनी हो, समान हो। यानी उन दोनों की ये रो होती है स्तंभ होती है, स्तंभ हमारे जो हमारी कॉलम होगी वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ऐसे समान होनी चाहिए। ऐसे लंबाई में तो हमें पता है क्योंकि इनकी संख्या कम है और इनकी संख्या ज़्यादा है तब हमारी कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये ये हमारे कॉलम है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों में हमारे क्या होना चाहिए, समान। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या पूछी गई है, यानी इसकी अधिकतम संख्या हम कितनी पंक्तियां अधिकतम बनाएंगे कि उन सभी हैं उन दोनों टुकड़ियों को हम समान रूप से खड़ा कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें हम उसको समान रूप से मार्च कर सकते हैं। अधिकतम जहाँ पर भी हमें अधिकतम पूछा गया जाए क्वेश्चन में, अधिकतम
अधिकतम संख्या पूछी जाए कि कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट और उनमें से कुछ 8 उनमें से 10 लीडर हैं और 1000 स्टूडेंट हैं, उनको इस प्रकार खड़ा किया जाए कि उनकी अधिकतम संख्या है वो क्या हो जाए, समान हो जाए। यानी 10 स्टूडेंट को इस प्रकार खड़ा करें तथा उनके पीछे 1000 स्टूडेंट को इस प्रकार और 10 लीडर को इस प्रकार खड़ा करें कि अधिकतम संख्या वो क्या है, समान। जहाँ पर भी हमारी अधिकतम नाम आ जाए वहाँ तो हमें क्या करना है, एचसीएफ याद करना है। और जहाँ पर न्यूनतम नाम आ जाए, न्यूनतम, वहाँ पर हमें क्या याद करना होता है, एलसीएम। वहाँ पर क्या याद करना होता है, एलसीएम। यहाँ पर अधिकतम पूछा गया है तो हमें बताना है कि 616 और 32 इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, वो भी हमें किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन से बताना होगा कि इनका एचसीएफ कितना होगा। और एचसीएफ बताने के बाद हमें एचसीएफ बताएंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि अधिकतम कितनी पंक्तियाँ बनाएंगे कि इन दोनों को हम समान रूप से खड़ा कर सके। तो बताता है क्वेश्चन नंबर 3, आर्मी सेना के सदस्य, आर्मी सेना के सदस्य कितने हैं, 616। आर्मी बैंड के सदस्य, आर्मी बैंड के सदस्य हैं वो कितने हैं, 32। हमें याद क्या करना है, अधिकतम, यानी उनको इस प्रकार स्तंभों में खड़ा करें कि अधिकतम स्तंभ कितने बनेंगे वो बताने हैं। अधिकतम स्तंभ कितने बनेंगे, यानी अधिकतम स्तंभ, अधिकतम स्तंभ जब दोनों के स्तंभ समान हो, दोनों के स्तंभ क्या हो, समान हो। तब हम इसमें सबसे पहले करते हैं यूक्लिड विभाजन से, यहाँ पर प्रमेय लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन की। यूक्लिड विभाजन की प्रमेय होती है A = B Q + R, ये हमारी प्रमेय होती है। इसमें हमें यूक्लिड विभाजन से बताना है कि अधिकतम स्तंभ कितने बनेंगे। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं भाज्य, यहाँ पर क्या है, भाज्य। भाज्य हम जानते हैं जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसको हम भाज्य मानते हैं और जिसकी संख्या कम होती है उसको हम क्या मानते हैं, भाजक। भाजक कितने होगा, 32, यह हो जाता है। अब हम इसमें यूक्लिड विभाजन के रूप में हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिखने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में अगर हमें लिखना है तो हम सबसे पहले 616 में 32 का भाग देते हैं। 616 भाग 32, 32 का भाग देते हैं। 32 का 32, 32 2 64, तब आ जाता है 32। पीछे बच जाते हैं 11 में से 2 गए 9, 2 29 और 6 296। 296 में हम देखते हैं 32 छक्के 32 आटे, 8 तिये 24, 8 तिये 9 तिये 27, देखते हैं 32 गुणा 9, 32 गुणा 9 तो हो जाता है 18, 1 27 और 1 28, यानी 288। 9 बार में आते हैं हमारा 288। शेष कितना बचता है हमारा, यहाँ पर 6 16 में से 8 गए, पीछे बचे 8, 8 में से 8 0, यहाँ पर शेष बच जाते हैं 8, शेष 8 बच जाते हैं। तब हम इसमें इसका है, अगर हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, अलग अलग 3 चरणों में हल करते हैं। जब तक चरणों में हल करेंगे जब तक हमारे क्या हो, शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो। तो हम करते हैं चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में हम करते हैं यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखते हैं ए हमारा कितना होता है, भाज्य। भाज्य कितना है यहाँ पर 616 = बी क्या होता है, भाजक। भाजक कितना है यहाँ पर 32 गुणा
क्यू, यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे तब आ जाता है क्यू। क्यू हमारा कितना प्राप्त हो जाता है यहाँ पर 19, भागफल कितना हो जाता है 19, तब हो जाता है 19 प्लस आर। आर हमारा हो जाता है यहाँ पर शेषफल। शेषफल हमें क्या प्राप्त हो जाता है 8, तब हो जाता है 8। यहाँ पर लिख लेते हैं आर नॉट इक्वल 0। यहाँ पर आर हमें 0 प्राप्त नहीं होता है तो हम इसका चरण सेकंड करते हैं। चरण सेकंड, चरण सेकंड से पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन की एक शर्त होती है कि जब तक शून्य प्राप्त नहीं हो हमारा शेषफल, तब हमारा जो है वो भाजक होता है वो तो भाज्य में परिवर्तन हो जाता है और शेषफल बचता है वो हमारा भाजक बन जाता है। जब तक बन जाता है, जब तक हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, जब तक हमें क्या हो शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो। इसमें देखते हैं 32 में 8 का भाग जाता है कितनी बार, 4 बार, 32, यानी शेषफल आ जाता है 0। चरण सेकंड को हम अगर यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखते हैं तो हमारा चरण सेकंड में हो जाता है भाज्य। भाज्य कितना है यहाँ पर 32 इक्वल टू भाजक। भाजक यहाँ पर कितना है 8 गुणा भागफल। भागफल कितना आ जाता है 4 प्लस शेषफल। शेषफल यहाँ पर कितना है 0। यहाँ पर हमारे क्या है आर है वो क्या है 0 के बराबर प्राप्त हो जाते हैं। आर हमारे 0 को प्राप्त जब 0 के बराबर जब हमें प्राप्त हो जाता है तब हमारे जो यूक्लिड विभाजन में है हमारी जो शर्त होती है, हमारी यूक्लिड विभाजन की तीसरी शर्त यह होती है कि एस यूक्लिड विभाजन में अंतिम भाजक होता है, अंतिम भाजक होता है वो उसका क्या होता है एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ होता है। इसमें यह पूछा गया अधिकतम जब दोनों स्तंभों के मान दोनों के स्तंभ समान हो, यानी दोनों के स्तंभ समान हो तब हमें क्या याद करना था अधिकतम। अधिकतम जब भी नाम आए तब मैंने बताया था कि अधिकतम नाम पूछा जाए तब हमें एचसीएफ निकालना है, अगर न्यूनतम नाम पूछा जाए तब हमें क्या निकालना होता है एलसीएम निकालना होता है। यहाँ पर एचसीएफ निकालना था तब हमारा हो जाता है 616। यहाँ पर लिख लेते हैं अतः 616 आर्मी सेना के सदस्यों वे 32 आर्मी बैंड के सदस्यों की 8 पंक्तियां अधिकतम 8 स्तंभ बनाएंगे 8 स्तंभ बनेंगे तब हमें दोनों के स्तंभ समान प्राप्त हो जाएंगे। यानी 616 आर्मी सेना के सदस्य और 32 आर्मी बैंड वालों को हम इस प्रकार आगे पीछे उनको खड़ा करेंगे जब उनकी क्या हो अधिकतम स्तंभ है वो 8, यानी उनकी 8 तो हम रो बनाएंगे, 8 तो हम उनका कॉलम बनाएंगे और जो रो है वो तो अब देखो 616 में 8 का भाग देंगे तब तो हमारी बन जाएगी। जैसे हम 8 तो बैंड वालों को इस प्रकार खड़ा कर देंगे, यहाँ पर भी 8 यहाँ पर भी 8, यानी 8 8 8 8, तो हमारा कितना हो जाता है टोटल 32। और इनके पीछे अगर हमें आर्मी वाले को खड़ा करना होता है तब हमारे आर्मी वाले में 616 में हमें क्या दे देते हैं 8 का भाग दे देते हैं 8 का, तब आ जाता है 7 8 56 5 6 7 8 56
7 8 56, यानी उनकी 77 तो बनेगी रो और 8 बनेंगे उनके स्तंभ, यानी 8 ही स्तंभ इनके बने, 8 ही स्तंभ आर्मी बैंड वालों के बनेंगे और 8 ही स्तंभ है वो किनकी बनेगी, 8 ही स्तंभ किनकी बनेगी, आर्मी सेना के सदस्यों की। और आर्मी सेना के सदस्यों की टोटल कॉलम है यानी रो है वो कितनी बनेगी, 77 बनेगी, जबकि इनकी रो है वो कितनी बनेगी, 4, क्योंकि इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या अधिक है। हमारे को पूछा गया था अधिकतम स्तंभ, हमारे को यह बताना था कि इन दोनों के स्तंभ है वो तो क्या रखना है, समान रखना है, बाकी हमारे जो पंक्तियां हैं यानी रो है वो क्या होती है, उनकी परिवर्तन हो सकती है। तब हमारे इन दोनों का अगर समान रूप से स्तंभ बनाने तब इसमें 8 और इसी की भी 8 स्तंभ बनाएंगे, तब इन दोनों को हम समान रूप से वर्गाकार आकृति में या फिर आयताकार आकृति में खड़ा कर सकते हैं।